मैं अपने सारे टेस्ट दे कर आया, ਅੱਛਾ बस हुण एंड हो गई है। मैं क्या हुण एक बार ये टेस्ट सारे दोबारा रिपीट कर ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। रिपीट कल हैदराबाद तो डॉक्टर को जब को अपॉइंटमेंट लिया, वो कज़न मियाँ दोस्त भी है उन्हें, तो डॉक्टर ने उन्हें तफसील दसी, वो कहता फिर बेटर है टाइम भी सेफ होएगा, तो सारे अपने जिन्ने भी टेस्ट होंगे नॉर्मली उन्होंने पता ही होना भला, वो सारे टेस्ट करवा के लेकर आवे। तो मैं आज गया लेबॉर्ट्री गया, यहाँ डाओ मेडिकल वाले उन्होंने दी लेबॉर्ट्री भी है जिसके अच्छे रिजल्ट हैं, और आगा खान की भी है। मैं यहाँ ये भी शेयर करूँ कि मैंने 2 या 3 मरतबा इसको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आगा खान का 3 टाइम फीस है। फर्ज एक टेस्ट है मेरा 500 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, तो आगा खान में वो 1500 का है। एक टेस्ट है 700 का, आगा खान में वो 2500 का आगा खान जो लैब है। तो मैंने एक मरतबा क्या किया, और ये जो डाव वाले दूसरी लेबॉर्ट्री को छोड़ते हैं, डाव वाली बड़ी अथेंटिक वो, तो मैंने एक मरतबा क्या किया कि ये सारे टेस्ट इनको दिए और उधर जा उसी वक्त दे के और उसी वक्त मैं चला गया आगा खान में। उन भले पैसे लगे मेरे उधर दी थी। ये मैं 3 टाइम मैंने रिपीट किया, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके रिजल्ट ही अगर सही नहीं है तो कैसे क्या पता लगेगा कौन सी लेबॉर्ट्री सही है कौन सी नहीं। बंदा ऐसे ही तो अपने आप को तसल्ली दे। खैर, तो फ्रिक्शन में कोई डिफरेंस इनका आया होगा, बहुत ही फ्रिक्शन में, और वो भी फ्रिक्शन कहाँ, जहाँ बहुत मैटर नहीं करता। कहीं जगह पे तो रिजल्ट ही फ्रिक्शन पे 0.00 ऐसा नहीं, जो मेन बड़े बड़े तो उसमें फ्रिक्शन में 0.01 करके कोई ऐसा डिफरेंस ही इतना कुछ कर। तो उससे मुझे कंफर्म हो गया कि डाव मेडिकल वालों का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल अथेंटिक है, और लोग डॉक्टर भी मानते हैं। तो अब कल हैदराबाद से जिससे अपॉइंटमेंट लिया, उस डॉक्टर ने कहा कि आप ये सारे टेस्ट उनको पता होंगे, वो करवा के ले आए मेरे पास। एक एक्सरे चेस्ट का रह जाएगा, वो उनके करीब है, वो उसी वक्त मैं करवा लूँगा। तो आप जब टेस्ट मिल जाए तो मेरे पास आ जाए। तो वो अब्दुल रशीद जरा मैं दसिया कज़न मियाँ दोस्त भी है, तो उन्हें वो कहता मैं चलूँगा साथ। उन फ़ोन कर देंगे, टाइम भी ले लेंगे, चलो 10 से 1 बजे के दौरान रमज़ान में। अच्छा हाँ, मैं भी चलूँगी साथ ही आपके जाऊँगी। तो आज टेस्ट में मैंने जो ऐड किया, मैंने उनसे कहा कि यार मैंने बहुत ज़माना हो गया कभी यूरिन आप लोग नहीं लेते हो। कहते आपने कभी कहा ही नहीं। तो मैं समझ रहा कि लिपिड प्रोफाइल और दूसरे इसके अंदर बस वो भी काउंट हो जाता होगा, वो पता नहीं। फिर मैंने यूरिन टेस्ट, फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा ये जो बलगम चला आ रहा, बलगम का कोई टेस्ट नहीं होता। वो कहते क्यों नहीं होता। तो उन्होंने उसको भी ऐड किया, और वो सैंपल उसका मुझे दे दिया, बोला इसमें कलेक्ट करके जब खांसी आए, जब सीक्रेशन जो आप म्यूकस जिसको कहते हो जब आए, तो उसको आपने कलेक्ट करके वो भी हमको दे जाए। वो भी देकर आ गया। फिर लिपिड प्रोफाइल हो गया, फिर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, LFT जिसको हम कहते हैं, फिर एक तो CBC क्या होता। मतलब मैंने कोई टेस्ट जो है वो अपनी तरफ से मोटे मोटे कोई छोड़े नहीं। चलो अच्छी बात। तो वो उसमें एक LFT है और एक कौन था वो, बहरहाल इससे रिलेटेड ही सारे, ताकि अब मैं इस रिज़ल्ट नतीजे पे इस पे पहुंचा हूँ। ये जो मेरा इशू है, डॉक्टर अग्रवाल को अब तो रिटायर होने को भी उनको 7-8 महीने हो गए जब वो रिटायर हुए थे। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल। मैंने उस वक्त डॉक्टर अग्रवाल को भी उस वक्त कंप्लेन की थी कि मुझे ये क्या प्रॉब्लम हो रहा कि मेरी ज़बान खुश्क हो जाती है रात के टाइम पे, ज़बान इतना होंठ खुश्क, ज़बान खुश्क, साइडों से खुश, और ज़बान मेरी तालू भी खुश्क, और इवन कई मरतबा तालू से लगी होती है, मैं हड़बड़ा के उठता हूँ, तालू से हटाता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा मुंह नहीं हिलता, फिर मैं कुल्ली करता हूँ या पानी का घूंट भरता हूँ, तो फिर मेरी ज़बान हिलती है। तो ये क्या है। तो उसने मुझे कहा कि आपकी शुगर जो है ये उसके निशानियाँ हैं। मैंने कहा अच्छा चलो शुगर की वजह से है। तो मैंने उन्होंने मेडिकेशन तो मुझे दी हुई थी, वो मैं कहते आप रेगुलर नहीं खाते, हुई शुरू कर दी। अब ये सब रेगुलर खाने के बावजूद भी मेरा सवाल अब इस वक्त मैं ज़्यादा परेशान क्यों हुआ कि अब काफ़ी दिन 2 हफ्तों से मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, यानी बिलो जो बाउंड्री लाइन है उसके थोड़ी सी बिलो ही बल्कि चल रही है। ठीक है ना। सवाल है कि अब ये मेरा अच्छा, फिर रात को मैं लोग कहेंगे गलत करते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो चीज़ ज़हन में आती करता हूँ। गलत भी इसमें क्या है कि मैं रात के 2 बजे मुझे जाग आई, मेरा मुंह खुश्क हुआ, ज़बान हल्क से लगी हुई, तो मैंने फटाफट कुल्ली करके उसके बाद मैंने कहा शुगर तो देखो। शुगर देखा तो वही जैसे फास्टिंग होती है 110, 115, 105 वो ये आ जाएगी।
अच्छा फिर 2 बजे, ये 2 बजे की बात करें, फिर पता नहीं 3-4 बजे फिर हड़बड़ा के उठा, जबान तालू से लगी हुई कुल्ली की वो करके मैंने कहा यार फिर देख लूँ क्या दोबारा शुगर बढ़ गई है, शुगर बढ़ की तो वही पता चले 9500। अब मुझे यहाँ कोई बताए, मैं तो अब डॉक्टरों से भी सवाल करके थक गया हूँ। अब 2 ही चीज़ें बचती हैं, या बकौल किसी के कोई अच्छा कोई हकीम हो। मुझे ये लगता है कि अब ये मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं आज आपको फ़ोन इस पे बता रहा हूँ, और आज तारीख क्या 5 या 6 तारीख जो भी आज, तो ये या तो मेरा पित्ते का इशू है, पित्ते से जो सीक्रेशंस जो इसको हज़म करने के लिए जो निकलती हैं, या तो इसमें कोई इशू है कि और वो ऐसे रिफ्लेक्स की उसकी शक्ल में, यानी वो वापस हो के एसिडिटी हो के वो मेरे मुंह की तरफ आता है और मेरा मुंह कड़वा और ये हो जाता है, या तो ये है, और या फिर मेरे कोई लीवर में, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं, अगर बीमारी भी है तो शिफा भी वो देगा। इस ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ अगर मैंने ऐसे कहा तो बस मुझे लीवर का इशू है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अब ये सिर्फ 2 ही चीज़ें मेरी हो सकती हैं, या मेरा पित्ते का गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं, या इसका इशू है, और या मेरे लीवर का इशू है। बस ये कोई भी इशू हो सकता है। पित्ते का इशू वैसे मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरी तो अम्मी को था, मेरी बहन को है, हमारे खानदान में चलता है पित्ते का। तो मैं तुम्हारे खानदान में से तो नहीं हूँ ना, मुझे क्यों है? मैं कहता तो खानदानी को ब्लड रिलेशन है थोड़ा। हाँ, आपका तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये कि अब इससे अलावा मुझे अब कोई समझ नहीं आती कि अब ये क्या चीज़ है, और मैं इससे इतना तंग हूँ रात के टाइम, जो मेरी हालत होती है, ज़बान तालू से लग जाती है हद से ज़्यादा, और ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, अब ये बढ़ती जा रही है। और अगर 1 साल से ये इशू चल रहा, मुझे इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल का मैंने ध्यान में लाया कि अब साल अगर रिटायरमेंट को, तो मैंने आखिरी टाइम पे भी उसको कंप्लेन की थी। हाँ उसको, और कभी 1-2 दिन नहीं भी होती, फिर 4-5 दिन कंटे होती रहती, फिर 1 आध दिन नहीं भी हुई। अच्छा, खुराक मैंने मसाला जात सब बंद कर दी, ऑयल मैंने बंद कर दिया, हर चीज़ मैंने ये इस किस्म की बंद की है। ऑयल कौन सा, बकौल एक्सपर्ट्स के वो कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप ऑलिव ऑयल रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऐसा आधी चम्मच लगा के उससे खा लें, या इससे बेहतर है कि देसी घी से चुपड़ना जिसको कहते हैं हल्का सा वो करके, ताकि थोड़ा टेस्ट बन जाए, वो खाता हूँ। मसाले मैंने छोड़े हुए हैं, ऑयल डीप फ्राई चीज़ें मैंने, समोसा पकौड़ा हर चीज़ मैंने छोड़ी। जितनी चीज़ें मैं ये छोड़ता जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मेरा बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि इनको छोड़ने का, तो मैं तो खुश हूँ कि भी मैंने चलो इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ। मिठाई खाए हुए आज मुझे 4-5 महीने हो गए, मीठा मैंने नहीं खाया 4-5 महीने हो गए हमें। कोई शायद बीच में 1 आध चम्मच कोई ऐसी, और वो बल्कि अब ये नौबत आ गई है कि वो मीठा अगर घर पड़ा हो तो चूँकि मैं नहीं खाता तो वो पड़ा ही रहता है, फिर देना ही पड़ता है आसपास। हाँ, मैं तो अब बनाती नहीं हूँ घर में मीठा, बस आए गए पे रह गए, और आया गया कोई आजकल होता नहीं है। तो अब ये सूरत हाल अल्लाह रहम करे। अब इसमें टेस्ट तो मैंने यहीं से, अब पहले स्टार्ट यहाँ से ले लिए ये सारे टेस्ट लेके, अब हैदराबाद के डॉक्टर से 2 हफ्ते दवाई खा लेंगे, फिर उसके बाद कराची के बाद उसके बाद लाहौर के बाद फिर गुजरांवाला खानेवाल बाबा जी, वो एक लड़की आजकल वो भी आ जाती है सामने, ये नया ट्रेंड, खानेवाल बाबा। कुछ भी नहीं, खानेवाल वाले यूँ होते हैं, खानेवाल वाले यूँ होते हैं, सारे करा के उसके बाद खानेवाल बाबा जी, चलो जी। अरे भाई हम क्या करें, खानेवाल बाबा जी, मीरपुर बाबा जी, आप मिरपुखास शुरू कर दें। अजीब ही एक ट्रेंड लोगों पता नहीं, जैसे नहीं, आप वाकई मिरपुखास वैसे ही मेरे जैसे देखने वाले लोग। अब चूंकि वो लड़की है, यंग लड़की है कि वो कर रही है, वो पता लग व्यू देखो 50,000 60,000 70,000, यही मैं बनाऊं खाने वाला बाबा जी तो मेरा अपना व्यू होगा खाली कोई दूसरा नहीं होगा देखने वाला। तो बस दुआओं में याद रखें, माह रमज़ान है, अल्लाह हिम्मत दे, और मुझे तो था बड़ा कि भी चलो लोगों के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा, और ये है सबसे ज़्यादा। अब 2 टाइम खाना मैंने 2 टाइम किया हुआ, सुबह और शाम, बस 1 रोटी सुबह, वो भी मिक्स वाली जो मैंने बताया ज्वारा वगैरह, और 1 शाम ये। अच्छा, शुगर का जो सबसे बड़ी परेशानी मुझे पिछले दिनों थी, काबू नहीं आ रही थी, तो उसके बाद से शुगर तो मेरी बड़ी कंट्रोल है, या उसको ये कह लें कि मेरी खाने में जो मेरी ये डाइट को कंट्रोल, या वो कह लें, या फिर ग्लूकोफिट जो मैं ये खा रहा हूँ, ये इतनी नीचे तो मेरी वो जो मैं मेटफॉर्मिन जो खाता था 500 mg की 2 टाइम सुबह शाम, उससे भी इतनी लेवल नीचे नहीं आती थी जितनी अब ये आ रही। तो अब ये भी थोड़ा मुझे सोचना होगा कि क्या ये ग्लूकोफिट जो है ये कहीं कुछ ज़्यादा ही, तो ये भी 500 mg की है, कम कर लें, क्योंकि अब वो जो फिगर जो मेरी मेटफॉर्मिन के साथ थी ये उससे 15-20 डिग्री अब नीचे, ये आप अंदाज़ा करें
کہ یہ 180 سے جب میں نے کھانا شروع کی 180، پھر اس کے بعد 160، 150، 140، 130، اب تو میری رینڈم شوگر 110، 100، 105، 110 اس پہ آ گئی رینڈم. اور فاسٹنگ آج میری فاسٹنگ 80 تھی. تو اب یہ بھی سوچنے کی بات ہوگی ایسے ہی لو ہوتے ہوتے کس دن زیادہ ہی لو ہو کہ میں ہی نہ لو ہو اللہ جاؤں. نہ کرے. اور وہ لو شوگر بھی ڈینجرس ہوتی ہے. کیونکہ کل جب زید واک سے آئے نا تو اب جب واک سے جب آئے تو میں تو ٹریڈ مل پہ تھی, میں نے دھیان نہیں دیا, میں کہا شاید واک سے آ کے تھک جاتے ہیں. تو جب میں اتر کے آئی تو زید کہنے لگا میرے سے تو واک ہی نہیں ہو رہی تھی. بالکل میں مطلب وہ ہو گیا جس کو کہتے ہیں یہ ہے کہ اتنا بڑا سہن ہے, بس یہیں پہ واک کریں. باہر گر گئے کوئی, اور روزے کے ٹائم پہ باہر وہاں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے, گر گئے تو میں بڑی مشکل سے مطلب گھر پہنچا ہوں اور مجھ سے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. پتہ نہیں وہ کیا ہوا ہے اس میں میری سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. اچھا دوسرا ایک اور کوشچن, چونکہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, ایک آخری کوشچن یہ ہے کہ اب یہ مجھے بتائیں کیا اس صورت میں لوگ کہتے ہیں بہت سارے کہ بھی ونس یو آر ڈائبیٹک آپ نے ہر صورت گولی. اب میرا سوال یہ ہے کہ گولی تو کھاتے ہیں اس کو کنٹرول کر رکھنے کے لیے کہ ود ان رینج وہ رہے, ٹھیک ہے نا. اب میری صبح 80 ہے, اب 80 کے بعد اگر میں ٹیبلٹ نہ کھاؤں اور ناشتہ نارمل ناشتہ میں کر لوں, انڈا کھایا, پھل کرے, ایک روٹی کھا لی, تو اس سے کتنی اوپر جا سکتی ہے. تو اگر میں گولی مطلب میرا کہنے کا میں نہ کھاؤں, سوال ہے کہ ایک میں اب 80 پہ آئی ہوئی ہے اور گولی بھی کھا لوں اور اس کے بعد میں نارمل سا ناشتہ کروں, تو یہ کیا یہ صحیح ہے بات جو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ٹیبلٹ نہ کھاؤں تو کیا اٹس فائن. لیکن وہ سامان جو اکثر بات کرتا وہ کہتا نہیں گولی آپ صبح نہیں, تو یہ تو ویسی بات ہوگی نا, اگر مجھے بلڈ پریشر نارمل ہے میں گولی نہ کھاؤں کیوں نہیں کھاؤں, وہ تو ڈاکٹر کہتے ہر صورت کھانی ہے. نہیں میری تو اب 80 شوگر میری تو تمہیں کون منہ دے گا پھر اس کے بعد بلڈ پریشر چڑھ جائے تمہارا. میری تو میں تو ایون میری بھی لو ہے آج کل, لیکن میں تو گولی کھا رہی ہوں, میں افطاری کے بعد کھا لیتی ہوں. اچھا آج میں نے ابھی ایک ایکسپیریمنٹ بھی کرنا ہے کہ ابھی صبح جب یہ 80 تھی تو میں نے اس کے بعد ناشتہ کیا وہ کینوا اور وہ چیا سیڈ اور فروٹ کی کٹنگ تھوڑی سی, اتنا تھا فروٹ, 3-4 کھجوریں اس میں, کھجور میں میرے پر پتلی ڈالیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہ میٹھا مجھے بغیر گولی کے کتنا اثر کرتا ہے. سمجھ لیں اتنا کینوا, اتنا فروٹ, مختلف قسم کے فروٹ کی کٹنگ جس کو کہتے ہیں کینوا نہیں, وہ تھا اوٹ میل اور 4 کھجوریں. اب یہ کھا کے 2 گھنٹے کا میں انتظار کر رہا ہوں, پھر میں باہر نکلوں گا. میں نے دیکھنا کہ 80 کے بعد 80 تھی نا, تو اب یہ دیکھنا گولی نہیں میں نے کھائی تو اب یہ کیا, اور اگر یہ نارمل رینج میں ہے تو کیا پھر میں گولی نہ کھاؤں, اور اگر شام کو بھی ایسی صورت ہے تو کیا پھر میں گولی نہ کھاؤں. اب یہ کل ڈاکٹر کے پاس جو اسپیشلسٹ ہے اس سے پھر میں یہ مشورہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کہ کیا گولی پھر ایسا نہ ہو گولی چھوڑتا جاؤں یہ پھر سلو اب جانا شروع ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈینجرس ہوتی ہے کہ ایون ونس اگر آپ کی باڈی کے اندر شوگر 300 تک چلی گئی, وہ آپ کو جو ڈیمیج کرے گی, آپ 10 گولیاں کھا لیں لیکن اس وقت اس نے جو آپ کو ڈیمیج کرنا وہ اس نے کیا ہوا ہوتا ہے باڈی کو, چاہے وہ کڈنی ہے, چاہے وہ کچھ آپ کا لیور ہے, چاہے کچھ بھی ہے جو بھی ہے. سو یہ ہے بس. آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا کوئی چیز ہو, یا مجھے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگ اب لوگ ہنسیں گے کیونکہ اب میں تھک گیا ہوں یہ چیزوں سے کر کے. کیا کوئی اچھا حکیم بھی یہ میدے کا اگر ایشو ہے, لیور کا ایشو ہے, اور اگر پتے کا ایشو ہے, سارے ٹیسٹ کروا لیں, پھر بقول عزیر کے کہ پھر ظاہر لوگ یہاں سے ٹریٹمنٹ کروانے باہر جاتے ہیں, تو آپ کے پاس تو کھلی آپشن ہے. اگر یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ظاہر ہے زندگی کے لیے تو ہر چیز بندہ زندگی پاکستان میں لوگ زندہ نہیں, 25 وہ کروڑ ہو گئے. زندگی موت تو پاکستان سے مرتے لوگ کم ہیں اور پیدا زیادہ ہوتے ہیں, یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سب علاج پاکستان میں کرا رہے ہیں, ہوتے ہیں پاکستان میں بھی, لیکن میں ان ہی کے کوئی پاس دنیا سے مختلف ہو گیا کہ میں باہری علاج کراؤں. ان کے پاس آپشن نہیں ہے, اور زندگی موت تو اللہ نے مٹی لکھی ہے جہاں کی وہیں پہ دفن ہونا ہے. وہ تو پھر ضرور وہاں سے تابوت آنا, یہاں بہتر ہے یہی ہو. یہی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا تابوت کہاں رکھا ہے, میرا تابوت میں کہتا ہوں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں بس. اب علاج معالجہ میں تو یہاں تک کہہ دیا, اللہ نہ کرے روزوں کا رمضان کا مہینہ ہے یہ, میں یہاں تک کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ مجھے کہیں بائی پاس, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میں نہیں جاؤں گا جا کے کہنے جو یہاں کے بائی پاس کھوتے کوڑے وہ لوگ بھاگتے پھر رہے میرے دوست, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے رشتہ دار ہے, چاہے دوست ہے, وہ یہاں جنہوں نے سرجری کی, وہ اللہ زندگی دے. ڈاکٹر شاہد سمیع کو جس نے میرے بھائی کا آج سے 12-14 سال پہلے آپریشن کیا, وہ بھاگتا پھر رہا زمینوں میں اور ڈلا لائے کے کتے سے پیچھے, کتے تو زیادہ تیز نہ ہو, اور میں
मुझे आज 2 साल 2.5 साल होने लगे सर्जरी करा के, मैं अभी भी ये जब भी खाता हूँ हाथ रखा हुआ, सीने में दर्द हो रहा, सांस मुझे सही नहीं आ रहा। तो क्या डॉक्टर फिर यहाँ का अच्छा है कि वहाँ का अच्छा है? नहीं नहीं, डॉक्टर की बात नहीं, ये तो अल्लाह के है ना कि किसको शफा तो देनी अल्लाह ने किसको शफा पाकिस्तानी डॉक्टरों के हाथों में ज्यादा दी है। नहीं नहीं, भले हो शफा वहाँ पे, लेकिन पैसा कहा गया लगेगा। मैं पैसे अभी से जमा करना शुरू किए हुए हैं कि अल्लाह ना करे मुझे कहीं दूसरे बाईपास की जरूरत पड़ी तो मैंने यहाँ से डॉक्टर शाहिद समी बस इसको अल्लाह से तो ज़िंदगी दे, नहीं तो दूसरे भी बहुत सर्जन है, ये तो नहीं है कि। लेकिन अभी डॉक्टर सलीम अख्तर ने इससे करवाया, डॉक्टर शाहिद समी से। वो 2 महीने के बाद वो कहता मैं गामा स्टेडियम में चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने कहा चक्कर लगा, मैंने कहा स्टंट तो काम सही कर रहे हैं। बोला स्टंट तो काम सही कर रहे हैं, मैंने तो अभी बाईपास करा है। कितने दिन? बोला 2 महीने। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं वॉक कर रहा हूँ। 2 महीने के बाद वो पूरा फुल फ्लैश वॉक कर रहा। और मैं अभी आज तक वॉक करता हूँ तो कभी टांगों में दर्द, तो कभी जिस्म में दर्द, कभी सीने में दर्द, तो कभी हाय हाय, कभी होए होए। कमाल हो गया यार। तो पाकिस्तानी डॉक्टर हमारा सर्जन अच्छे हैं ना मेरे। चले, रमज़ान का महीना है, दुआएं करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। तो मैं इंशाल्लाह इनके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ बस। अल्लाह ना और करे कि साथ आपको दुआ भी दोबारा कर रहा हूँ कि अल्लाह नौबत ना आए। फिर वो अगर अल्लाह करे वो नौबत ना आए फिर खैरात कर देंगे। चलो, हाँ बिल्कुल। पैसे जमा करना बुरी बात तो नहीं है ना। नहीं नहीं, जमा करें और उन पे अल्लाह के बंदों पे, अल्लाह के पैसे अल्लाह के बंदों पे ही खर्च कर दें, सबसे बड़ी बात ये है। अब वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं कहता हूँ हर बंदा अपनी उसको रोता है, बीमारियों को रोता है, बच्चों की बीमारियों को रोता है। अभी मैं नाम तो यहाँ नहीं शेयर करूँगा, लेकिन एक जानने वाले हैं, आप अंदाज़ा करें। उनकी बच्ची वो कहीं जब छोटी थी तो उस वक्त उनको कोई इश्यूज हुए, वो प्रॉपर उसको जहन का कोई ब्रेन का कुछ हुआ नहीं, ट्रीटमेंट मिल सकी। वो बेचारी वो जो है वो उसमें चली गई, क्या इसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम भी समथिंग एल्स है। लेकिन डाउन सिंड्रोम तो सही होते हैं नहीं, वो मतलब है कि एक किस्म की जैसे पैर हाथ पैर उसके काम नहीं करते थे। आज माशाल्लाह 23-24 साल की उस बच्ची को कमाल उस माँ बाप का नहीं है जो उस वक्त से लेकर उसको चाहे 3-4 साल की उम्र से लेकर आज तक ले रहे हैं। आज वो 23-24 साल की हो गई और उस बच्ची को वो खुद ही उठाते हैं। उसकी माँ उसको खुद हाथ से खिलाएगी तो ठीक है, नहीं खिलाएगी तो कुछ भी नहीं। चेंज करना, उठाना, करना। आप ये सोचें कि इससे बड़ा कोई इम्तहान इंसान पे कोई गुजर सकता है कि अपनी औलाद को अपने आप उसको संभालें और आपके सामने वो बड़ी भी हो रही और वो अपने सेंसेस में भी नहीं है और कुछ ही ना वो बात कर सके, ना वो खुद खा सके, ना कुछ कर सके। तो अंदाज़ा करें कि ऐसे लोग भी हैं। और वो भी ज़ाहिर है वो जो बच्ची के जो फादर हैं वो भी मेरे पुराने हमारे साथ के क्रिकेट खेलने वाले साथ के उस ज़माने के साथ के। वो कहता बस क्या अल्लाह की मर्ज़ी, अब क्या करते हैं, हम तो अपना पूरा किया। उस वक्त इलाज में आज भी पूरा किया। हाँ, ये जहन में ज़रूर रहा कि अगर कुछ और कहीं बड़े अस्पताल में चले जाते जो कि जो हालात नहीं थे तो शायद कोई। तो हमने कहा नहीं, बस अल्लाह ने ऐसे ही तुम्हारे लिए, तुमने अपनी कोशिश की इलाज मुआवजे की, नहीं हो पाया, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ये तुम्हारे लिए इससे बड़ा सवाब और कोई नहीं है कि इस एक अपाहज बच्चे को, और ख़ास तौर पे अगर वो बेटी है उनको मियाँ बीवी दोनों संभाल रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक उस बेचारी की। तो हम दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और बस अल्लाह इस इम्तहान में किसी को ना डाले, किसी को भी ना। आमीन। क्या किया, दुख इतना होता है इसका बस। बहुत, उसका तो बहुत ज़्यादा दुख। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं अपनी वही सुबह वाली जो वीडियो जिसमें मैं बता रहा था कि अभी मैंने गोली नहीं खाई तो आप देखते हैं। तो आप देखें मैंने सुबह वो शुगर की गोली टैबलेट नहीं खाई और उसके बाद अपना नाश्ता किया, ये किया, वो किया। उसके 2 घंटे के बाद जब मैंने वो चेक की तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वो 80 थी जो फास्टिंग आई है। तो टैबलेट नहीं खाई, खाना मैंने नाश्ता पूरा मैंने किया, फ्रूट भी खाया, वो 2-3 चीज़ें मिक्स करके आपको शायद मैंने जिक्र किया पिछली उसमें। तो वो 110 यानी रैंडम मेरी 110 आई और बगैर गोली खाए। तो बस अब ये अजीब सी कन्फ्यूजन है, डबल माइंड हो। अब 1-2 दिन में 1-2 दिन में तो नहीं, शायद फ्राइडे या सैटरडे को है अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से मशवरा करेंगे हैदराबाद क्या कहते हैं वो। तो अब ये कि समझ नहीं आती हुई गोली खाऊँ कि नहीं खाऊँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ। और उसके बाद भी मैंने देखा यानी वो 110 अगर थी रैंडम तो उसके बाद फिर दोपहर के बाद फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा चेक की तो वही 100 के करीब, हालांकि गोली नहीं खाई हुई। अब सवाल है, अब रात आ गई तो अब रात को फिर मैंने देखा कि मैंने कहा रात को थोड़ा सा वो फ्रूट वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ चीज़ें घर में पकी वकी छोटी मोटी जो भी हैं
تو میں نے کہا اب تو ایک تو کھانی چاہیے نا, نہیں ہوگا تو پھر ایک پہ بھی سیٹ کر لیں گے. ایسے میرا ایک تھا کزن, مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ کہتا میں صرف ایک ٹائم رات کو ایک گولی کھاتا ہوں, کیونکہ صبح کھاؤ تو برا لو ہو جاتی ہے, اور رات کو میں کھاتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا, تو شاید یہ بھی میں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہوں میں. تو دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے.